नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको लेकर आते हैं देश के दूर दराज और वंचित तबकों की कहानियां। इस बार इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कानपुर से लेकर जालंधर तक क्यों संकट में है चमड़ा उद्योग, और साथ ही आपको बताएंगे मंदसौर की एक लड़की की कहानी जो धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बन गई है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। हर साल 1 करोड़ नौकरी पैदा करने की कवायद, मंत्रालयों को हर प्रस्ताव के साथ देना होगा जॉब एस्टीमेट, बढ़ती बेरोजगारी से सरकार चिंतित। ओडिशा के बलांगीर में भीषण सूखा, बंजर हुई 97% जमीन, पलायन को मजबूर किसान। कानपुर में चमड़ा कारखानों को हटाने की कवायद, कारोबारी परेशान, जालंधर में कच्चे माल की किल्लत। और लगातार तीसरे साल कमाई के लक्ष्य से दूर रेलवे, 4% आमदनी घटी, माल ढुलाई में भी घटी हिस्सेदारी। एनडीए सरकार अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इस मौके पर सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर साल वो 1 करोड़ नए रोजगार पैदा करेगी। ये इस बात की भी स्वीकारोक्ति मानी जा रही है कि पिछले 3 साल में जॉब्स नहीं मिले। बेरोजगारों की लंबी होती कतार आखिरकार अब सरकार की निगाह में आई है, तो अब उसने 2022 तक 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का इरादा जताया है। यानी अब से हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस भी काम पर सरकारी खर्च हो उससे रोजगार पैदा हो। हर ऐसे प्रस्ताव के साथ मंत्रालयों को बताना होगा कि उससे कितनी नौकरियां पैदा होंगी। नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम लिया है। वो फ्लैगशिप प्रोग्राम में विशेष करके मेक इन इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, उससे नई रोज़गार बढ़ रही है। टेक्सटाइल में रोज़गार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 6000 करोड़ रुपया देकर उसमें महिलाओं को रोज़गारी 1 करोड़ देने का, 1 करोड़ मजदूर महिलाओं को मिलने का उसमें अवकाश है। उसका आगे काफ़ी बड़ा है। रोजगार के लिहाज से एनडीए सरकार के पहले 3 साल निराशाजनक रहे। मसलन 2015-16 में बेरोजगारी की दर 5% हो गई, जबकि 2013 में ये 4.9 और 2012 में 4.7% थी। जाहिर है रोजगार के मोर्चे पर सूरत हाल गंभीर है। अपने देश में हर महीने 10 लाख से ज्यादा लोग जॉब मार्केट में कदम रखते हैं। यानी अगर हर साल 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होती हैं तो भी वे काफी नहीं होंगी। 2 or 3 factors are extremely important, which government has in a way unleashed, both in terms of creating self-job opportunities for people through startups and etc. Trying to give better budgetary allocations for them, creating enabling environment for self sort of entrepreneurial activities. So that I think is extremely important. It would help create more jobs. But much more important is in terms of protecting our firms, protecting the larger industrial enterprises. संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 और 18 में भारत में रोजगार पैदा होने की रफ्तार बढ़ने की संभावना नहीं है। कंपनियों में तेजी से बढ़ रहे ऑटोमेशन और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने चुनौती और बढ़ा दी है। बेरोजगारी को बेकाबू छोड़ देना सामाजिक अशांति को न्योता देना है। ऐसे में संतोष की बात है कि सरकार मोर्चा संभालने का इरादा दिखा रही है, मगर उसका मकसद शायद तभी पूरा होगा जब कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ छोटे तथा मझौले उद्यम भी इसमें सहभागी बने। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट टीम के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब आपको ले चलते हैं उड़ीसा के बलांगीर जिले में, जहां सूखे की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हालत यह है कि सिर्फ 3% जमीन ऐसी है जो खेती लायक बची है, और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। बलांगीर ओडिशा के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी खेती से ही चलती है। बीते कई सालों से ये इलाका सूखाग्रस्त है। जमीन के नीचे पानी काफी नीचे चला गया है।
आलम यह है कि सिर्फ 3% जमीन खेती लायक बची है। बाकी इलाका लगभग बंजर हो गया है और किसान पलायन कर रहे हैं। सरकार ने कभी पानी दिया, कुछ यहाँ सिंचाई के लिए कुछ किया? नहीं किया। तो कैसे जमीन ऐसे ही खाली पड़ा है? हाँ, खाली पड़ा है। पानी तो बहुत असुविधा, बेसी असुविधा जो है आमर इन्हें तो पत्थर बेसी पड़ी गई तो पानी पातला बुनी बुनी काम चार पोखरी में तो ज्यादा कूड़ा है कहने भी पानी ने गुट्टे पोखरी अलग पानी अच्छी। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और पानी के स्टोरेज के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। प्रशासनिक गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों की फेहरिस्त लंबी है। जो प्रोजेक्ट जितना गवर्नमेंट हाथ में लिए हैं, जो अभी आधा पड़ा हुआ है 15 साल 20 साल का, तो गवर्नमेंट अगर सीरियस होगा तो प्रोजेक्ट को खत्म कर देगी। तो ये सब रेंगाली प्रोजेक्ट और एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट में इरीगेशन देने वाला था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी उसका ओवररन ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल का डिले में चल रहा है। बलांगीर में 2009 में 270 करोड़ रुपए के लोअर सुक्तल नहर परियोजना की शुरुआत की गई थी। 2015 तक प्रोजेक्ट की राशि बढ़कर 2400 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन आज तक ये परियोजना पूरी नहीं हुई। अब नए वादों से ढांढस बंधाया जा रहा है। Now with the help of underground pipeline system, we will be getting over that problem basically. First we will only have the right of way from the Department of Revenue, Government of Odisha, and will not be acquiring land. Whatever property the people will be having on the affected land, will be paying compensation towards that. So it will not take much time, maybe within 2.5 or 3 years we'll be completing the project in total. Water governance by government is not going to work. It has to be with the farmers as the center and government as at the periphery working together, then only we can have a better water governance. And in that direction what we do in Odisha is that we are one of the early state to adopt Pani Panchayat or Water Users Association. सरकारी उदासीनता से इलाके के किसानों का जीवन बदहाल है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। नहीं होती अगर बारिशें तो पत्थर हो जाते हैं, लहलहाते खेत सारे बंजर हो जाते हैं। जब आसमान से पानी नहीं बरसता तो बेबस किसानों की आंखों से बरसता है। बलंगीर जिले में सिंचाई की सारी परियोजनाएं बरसों से सिर्फ कागजों पर सिमटी हैं और यहाँ की जमीनें नम होने को तरस रही हैं। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, बलंगीर, ओडिशा। और अब आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी की तरफ। प्रणव अभी हाल ही में बोलांगीर का दौरा करके लौटे हैं और वहां के किसानों की हालत देखकर लौटे हैं। सबसे पहले प्रणव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर लोगों की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। बाद में मैं सिंचाई परियोजनाओं की बात करूंगी। आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो तस्वीर है, जितना हमने अपनी रिपोर्ट में बताया उससे भी ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि दयनीय हालत है वहाँ के किसानों की। और ख़ास तौर पर वो जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पर सिर्फ बलंगीर की बात नहीं है बल्कि उससे जुड़े जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर पानी एक विकराल समस्या के रूप में है, चाहे वो सिंचाई की बात करें या फिर पीने के पानी की बात करें। पिछले सालों में अगर हम आंकड़े देखें तो वहाँ से बड़ी संख्या, बड़ी आबादी अब वहाँ से पलायन कर रही है और जो दूसरे जो राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो या फिर बहुत दूर जाने को भी विवश है, ये स्थिति वहाँ के लोगों की है। आप ये कह रहे हैं कि पानी की कमी की वजह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है और यहाँ तक कि पीने का पानी भी मयसर नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सरकार ने 2009 में सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी। आपकी रिपोर्ट कहती है कि 270 करोड़ की सिंचाई की परियोजना थी जो 2015-16 में जाकर 2400 करोड़ हो गई, मगर वो भी परियोजना भी पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों है कि परियोजना लटकी पड़ी हुई है और अधर में है? देखिए अमृता जी, अगर इस विडंबना की मैं बात करूं तो 1998 में सबसे पहले केंद्र सरकार की जो एनवायरनमेंट जो क्लियरेंस है उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 1998 के बाद से 2001 में इसकी फाउंडेशन, जो डैम बनना था, जो बांध बनना था, जो सुक्तल रिवर पर बनना था, लेकिन इसकी विडंबना ये है कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट बनना था उसके इफेक्ट, उससे जो प्रभावित होने वाले 30 गांव थे जिनके पुनर्वास की समस्या थी, वो 30 गांव थे, वहां पर कुछ विरोध हुआ, खासतौर पे कंपनसेशन को लेकर, मुआवजे को लेकर, साथ में जो विस्थापन होना था उसको लेकर भी ये सारी एक विरोध हुआ, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ। इसके बावजूद, इन सारे विरोध के बावजूद 564 करोड़ रुपए अब तक
इस पूरे प्रोजेक्ट में लग चुके हैं। सरकार कह रही है 2025 में जाके ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो उड़ीसा सरकार की जो ऑडिट रिपोर्ट है अमृता जी, उसमें यह बात कही गई है कि इस दौरान 66 करोड़ रुपए के जो घपला है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, जिस तरह के जो करप्शन की बात है, वो खुद उड़ीसा सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में ये करप्शन सामने आया। और अब सरकार कह रही है कि 2025 तक स्थिति ठीक रही तो मुमकिन है ये प्रोजेक्ट पूरा हो, लेकिन तब तक इस बीच आम लोगों का क्या होगा और बड़े पैमाने पर जो पलायन हो रहा है उसकी तरफ सरकारों का ध्यान कब जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव, हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात करते हैं जलंधर से आई एक रिपोर्ट की। जलंधर का चमड़ा उद्योग इन दिनों संकट में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बूचड़खाने बंद हो रहे हैं, अवैध बूचड़खाने जो बंद हो रहे हैं, उसकी वजह से जलंधर के चमड़ा उद्योग को कच्चा माल नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से चमड़े के कारोबार में लगे तमाम व्यापारी परेशान हैं। उनके निर्यात पर असर हो रहा है और तमाम चमड़े से बनने वाली चीज़ें भी पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं आ पा रही हैं। देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। ये है जालंधर का चमड़ा कारखाना। आजकल इन कारखानों के उत्पादन में भारी कमी आई है। इसकी वजह उत्तर प्रदेश के अवैध बूचड़खानों का बंद होना है। जालंधर के चमड़ा उद्योग के लिए 50% कच्चा माल उत्तर प्रदेश से आता है। कच्चा माल की आपूर्ति को लेकर चमड़ा कारोबारी चिंतित हैं। उत्पादन कम होने के साथ ही इस उद्योग से जुड़े लोगों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है। फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि यूपी में जो बंद हुआ है उससे 50% मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई होता है। अगर वो सप्लाई होना बंद हो जाए तो फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ेगा। क्या लेने आएंगे यहाँ पे मटेरियल लेने, जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। बिना रॉ मटेरियल के कुछ चमड़ा बनेगा नहीं। भारत में चमड़ा उद्योग का कारोबार $12 बिलियन का है। 2014-15 में 94 करोड़ डॉलर के चमड़े का सामान निर्यात किया गया। निर्यात में जालंधर की बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश से कच्चा माल मिलने के भरोसे यहां के चमड़ा कारोबारी बड़े बड़े निर्यात के ऑर्डर लेते रहे हैं। अब इन्हें डर सता रहा है कि दुनिया के बड़े खरीदार इसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को निर्यात का ऑर्डर देने लगेंगे। इंडस्ट्री में बहुत शॉर्टेज है रॉ मटीरियल की, और जो बायर हैं हमारे वो भी भाग रहे हैं और अदर कंट्रीज में, वो पाकिस्तान में अपने ऑर्डर ले जाएंगे, बांग्लादेश में ले जाएंगे और अदर कंट्रीज में ले जाएंगे, क्योंकि जो स्लॉटर हाउस का चमड़ा है वो नेचुरल डेथ वाले चमड़े से अच्छा होता है। जालंधर में चमड़े से बने खेल के सामानों का बड़ा कारोबार है। चमड़े से बनने वाले बैटिंग और कीपिंग ग्लव्स, क्रिकेट की बॉल और दूसरे सामान यहां से पूरी दुनिया में निर्यात होता है। इन सामानों के लिए मेरठ से चमड़ा आता है। मौजूदा स्टॉक खत्म होने पर इनके उत्पादन पर भारी असर पड़ेगा। जो कच्चा लेदर है, जो देसी लेदर आता है हमें, इसमें यूज होता है लेदर बाल में, वो तो सारा मेरठ से ही आ रहा है हमें। तो वो उसको यहाँ पर हम फिनिश करते हैं तो फिर उसके बाद ये लेदर बाल तैयार होता है। अगर स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे तो लेदर में थोड़ा बहुत तो कमी आएगी वहां पर। जालंधर का चमड़ा उद्योग पहले से ही मंदी की मार से जूझ रहा है। अब कच्चे माल की कमी से कई कारखानों पर बंद होने की आशंका मंडराने लगी है। उद्योग को बचाने के लिए यहां के चमड़ा कारोबारी पंजाब सरकार से बूचड़खाने खोलने की मांग कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे कानपुर के चमड़ा कारखानों की। सरकार ने एनजीटी में हलफनामा दिया है कि चमड़ा कारखाने को वो यहाँ से विस्थापित कर रही है, यानी हटा रही है। इसकी वजह से कानपुर के चमड़ा कारखाने संकट में आ गए हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि 2 लाख नौकरियों पर इससे असर पड़ा है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर में पहले कपड़ा उद्योग ने दम तोड़ा और अब चमड़ा उद्योग पर खतरा मंडरा रहा है। गंगा को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार चमड़ा कारखानों को चरणबद्ध तरीके से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी में है। इससे यहाँ घबराहट का माहौल है। टेंडरी मालिकों का जो ऑर्डर और जो सारे कारोबार चल रहे हैं, सारी जो है चीज़ें एकदम ठप हो जाएंगी। उसको वापस लाने में सालों लग जाएंगे। जितना भी ऑर्डर है एक्सपोर्ट का वो टोटल चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिल गया है। इसलिए कोई भी बायर यहाँ पे ऑर्डर देने को तैयार नहीं है कि पता नहीं इनकी फैक्ट्रियाँ कब चले, कब बंद हो जाए। कानपुर में 402 टैनरियां यानी चमड़ा कारखाने रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सिर्फ 268 ही चल रहे हैं। 134 टैनरियां मानक पूरे नहीं कर पाने की वजह से बंद पड़ी हैं। यहां से वित्त वर्ष 2016-17 में करीब 6,000 करोड़ रुपए के निर्यात का अनुमान है। 2015-16 में 6,310 करोड़, 2014-15 में
7,200 करोड़ और 2013-14 में 6,500 करोड़ रुपए का चमड़ा उत्पाद निर्यात किया गया। टेंडरियां शिफ्ट करने की खबर आने के बाद से ही चमड़ा निर्माताओं को ऑर्डर नहीं मिल रहे। इससे करीब 2 लाख मजदूरों की रोजी रोटी संकट में है। शिफ्टिंग का ऑर्डर हो गया है, कोई वहाँ पे काम देने के लिए नहीं तैयार है और उससे 2 लाख लेबर बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। किसी को कोई काम नहीं मिलेगा। ये अपने गांव बीवी बच्चे सब छोड़ के यहाँ काम के लिए आए और यहाँ से जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये लोग कहाँ काम करने जाएंगे? इनके लिए काम के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये सरकार जो नियम लगाई है उससे बहुत ही ज़्यादा लेबर परेशान है। मतलब हम लोग डेली 300-400 रुपये कमा लेते थे, अब हफ्तों में कहीं 200 रुपये नज़र नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कहा है कि कानपुर में गंगा किनारे लगी 400 टैंकरियों को हटाने के लिए वो तैयार है। फिलहाल इसके लिए नई जगह तलाशने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि इंडस्ट्री का सुझाव है कि जाजमऊ में गंगा किनारे 2 किलोमीटर तक का कॉरिडोर बनाकर सील कर दिया जाए। इससे चमड़ा उद्योग की गंदगी नदी में नहीं आएगी। साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड कराए जाएं। क्या सरकार इन बातों पर ध्यान देगी? कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सैलानियों के लिए छोटा पड़ता जा रहा है शिमला। बीते कुछ दिनों से रेल में यात्रा करना लगातार महंगा होता जा रहा है। आम आदमी को रेल की यात्रा के लिए ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रेलवे पिछले 3 सालों में सबसे कम कमाई कर पाई है और उसकी आमदनी 4% घट गई है। भारतीय रेल लगातार तीसरे साल आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही। 2016-17 में यात्रा और माल भाड़े से कमाई तय लक्ष्य से 4.02% कम रह गई। इस दौरान रेलवे को 1,65,068 करोड़ रुपए की कुल कमाई हुई। यात्री भाड़ा से 48,000 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हासिल हुए 46,279 करोड़ रुपए। माल भाड़ा से कमाई का लक्ष्य 1,08,900 करोड़ रुपए था, जबकि इस मद में 1,04,310 करोड़ रुपए ही आया। इससे 1 साल पहले रेलवे ने इन दोनों मदों से कमाई 1,56,900,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा था, जो हासिल नहीं हो सका। Railway sector over the years, we have lost lot of revenues to the road sector. So now we have to bring back that share of traffic to railway sector more, and we have to work harder for that. Over the years, we did not rationalize our freight tariff, and gradually the traffic shifted away from us. पिछले 60 साल के दौरान माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 89 से घटकर 30% रह गई है। हालांकि पिछले साल उसने तय लक्ष्य से ज्यादा माल ढोया। 31 मार्च 2017 को खत्म हुए वित्त वर्ष में रेलवे ने 1.107 अरब टन की माल ढुलाई की, जबकि लक्ष्य 1.094 अरब टन का था। फिर भी हकीकत यही है कि कारोबारी माल ढुलाई के लिए सड़क मार्ग को तरजीह दे रहे हैं। रेलवे में दिक्कत ही दिक्कत है। वहाँ पे पहली बात तो वहाँ पे दिक्कत है लोड करने में, फिर यहाँ पे उतरेगा आके वहीं पड़ा रहेगा, पर्ची लो, ये लो, साइन करो, वो करो, बहुत दिक्कतें आती है वहाँ पे। जो मंगाते हैं लोग परेशानी तो बताते हैं, टाइम पे गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ से टाइम पे माल नहीं आ पाता है, मंडी की डिमांड है और माल की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अब माल ढुलाई के मामले में रेलवे को अपना नजरिया बदलना होगा। Because they cannot continue to behave like a monopolistic organization. They have to have a customer focus. So they have to go out to the customer and ask the customer, what do you want? So that mindset change definitely has to happen. The second is the focus on commodities. So if railways has traditionally always relied on coal or cement or fertilizer or iron ore, now the basket will have to change. रेलवे की एक बड़ी समस्या उसका बढ़ता खर्च भी है। 2016-17 में रेलवे परिचालन अनुपात बीते 16-17 साल में सबसे खराब रहा। इस दौरान रेलवे का परिचालन अनुपात 94.9 रहने का अनुमान है, यानी रेलवे को 100 पैसा कमाने के लिए 94.9 पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में बढ़ती समृद्धि और जागरूकता के साथ सैलानियों की तादाद भी बढ़ी है, पर्यटन भी बढ़ा है। शिमला भी इसमें अलग नहीं है। शिमला में हर साल 36 लाख लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं,
लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहाँ सैलानी आ रहे हैं, उतनी बड़ी तादाद पर शिमला की तैयारी नहीं है। शहर छोटा पड़ता जा रहा है। देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है तो छुट्टियां बिताने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दिलकश कुदरती नज़ारों, ठंडी हवा, चीड़ देवदार के जंगल और आसानी से पहुंच के कारण अक्सर इस मौसम में सैलानी शिमला का रुख करते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े हैं तो यहां भीड़ और बढ़ गई है। नतीजा होटलों की कमी, पानी की किल्लत और सड़कों पर जाम। थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, पर जिस हिसाब से क्राउड बढ़ रहा है फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से नहीं है। पार्किंग की है, वो आपके उधर से ही तारा देवी से ही ट्रैफिक होना शुरू हो जाता है। शिमला 2001 की जनगणना के समय 20 किलोमीटर में फैला था। आबादी थी 1,42,161। 2011 की जनगणना के वक्त शहर का दायरा 35 किलोमीटर तक फैल गया और आबादी बढ़कर 1,69,578 हो गई। पर्यटकों की तादाद में भी भारी इजाफा हुआ है। पिछले साल शिमला में 35,82,105 सैलानी आए, जो 2011 की तुलना में 5 लाख ज्यादा हैं, जबकि यहाँ के 450 होटलों की बेड क्षमता महज 14,731 ही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि शिमला अब पर्यटकों के लिए छोटा पड़ता जा रहा है। शिमला में धर्मशाला में पर्यटकों का दबाव बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पर जितनी जगह है उसका जितना विकास हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ कि वो काफ़ी हद तक काफ़ी हो चुका है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत बाकी बचा है वो भी नाकाफ़ी होगा। रोड का जो मेंटेनेंस वर्क चला हुआ है तो बम्पिंग वगैरह जो रोड में है बहुत सारा देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम एक तो ये भी है, और दूसरा पार्किंग है, और तीसरा हमारा जो है थोड़ा पानी की सप्लाई जो समझ में वैसे ही थोड़ी कम रहती है शिमला में, तो इसको जो इम्प्रूव किया जाए। हिमाचल प्रदेश में 2005 में 71,36,000 सैलानी आए थे। 2015 में यह तादाद 1,84,00,000 को पार कर गई। विदेशी सैलानियों की संख्या भी दोगुनी हुई है। इस बढ़ोतरी का परिणाम शिमला भी भुगत रहा है। डिफरेंट पॉकेट्स जिसमें आपके जैसे सरान है, किन्नौर है, तो हम ये भी एडवाइस करेंगे लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम आप शिमला की ओर ही रुक करो, पर ये नए एरियाज़ हैं जो अभी टूरिज़्म के लिए खुले हैं, तो ना वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, ना ही वहाँ पे कोई पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर लोग इंटीरियर में भी जाना चाहते हैं और नेचर टूरिज़्म की ओर जाना चाहते हैं तो उस पॉकेट में भी जा सकते हैं। जाहिर है शिमला में बुनियादी ढांचे पर और ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ हालात बदतर होते जाएंगे। शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर इतिहास के पन्नों पर। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटे के बराबर हक देने की पहल की, पर रूढ़िवादी तबकों के जोरदार विरोध के कारण 1956 में पारित हिंदू उत्तराधिकार कानून में महिलाओं को ऐसे कुछ अधिकार ही हासिल हो सके। लेकिन तब जो लॉ चली, आखिरकार 2005 में वो फलीभूत हुई। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटी को एक समान उत्तराधिकारी बनाया गया और इस तरह सदियों से महिलाओं से जारी वैधानिक अन्याय का अंत हुआ। और अब बात भावना मेघवाल की, जो जन्म से हिंदू दलित परिवार में पैदा हुई, लेकिन वो मजहबी तालीम भी ले रही है और इस तरह से वो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का एक मिसाल बन गई है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस बात की जीती जागती मिसाल हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की रहने वाली भावना मेघवाल। भावना का जन्म हिंदू दलित परिवार में हुआ, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए वो बचपन से ही मदरसे जाती हैं। स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर पिपलिया मंडी, फिर स्कूल से आके अंजुमन जाती हूँ, फिर जोहर की नमाज अदा करती हूँ, फिर अंजुमन से आके फिर असर की अजान अदा करती हूँ, फिर गृह कार्य करती हूँ, थोड़ी देर सहेलियों के साथ खेलती हूँ। हमारे बच्चों के साथ पढ़ती है, हमारे बच्चों से भी अच्छा पढ़ती है और उसको हमारे इस्लाम की सारी नॉलेज है, उसको कुरान शरीफ के बारे में, उर्दू के बारे में पढ़ना है, लिखना है, उर्दू भी लिखना आता है बल्कि इसको,
और सलाम भी पेश करती है। भावना ने इस्लाम की तालीम हासिल की है, नमाज पढ़ती हैं, साथ ही साथ आरती और पूजा भी करती हैं। उनके परिजनों को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। ये अंजुमन में जाने लगी बच्चों के साथ में, तो ये शिशु सरस्वती मंदिर में भी जाती है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनका त्यौहार भी ये मनाती है, कुंडे का, जैसे कुंडे का त्यौहार है, बकरा ईद है, तो ये सभी त्यौहार मनाती है। तो इसलिए क्या है कि हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब मिलजुल के रहे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 साल की भावना का ये जज्बा उन लोगों के लिए हौसला बढ़ाने वाला है जो अलग अलग मजहबों को मानने वालों के बीच बैर भाव खत्म करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ग्राउंड रिपोर्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते लेकर आएंगे किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे गांव की अलग कहानियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।